वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम सिविक्स के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर को पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उनको जाकर के जरूर देखें। आइए इस अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं सरकार के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट के बारे में। ये सिविक्स का अध्याय 3 है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि सरकार क्या है। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सरकार शब्द का प्रयोग संकुचित तथा व्यापक दोनों रूपों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में सरकार कार्यपालिका से संबंधित होती है, परंतु व्यापक रूप में सरकार में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तीनों ही शामिल होते हैं। सरकार के विभिन्न अंग अपने अपने कार्यों को करते हैं। वर्तमान समय में सरकार का स्वरूप बहुत ही परिवर्तित तथा महत्वपूर्ण हो गया है। लोकतांत्रिक सरकार के तीनों अंग अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सरकार के बारे में बताया गया है कि सरकार जो है राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और सरकार शब्द का प्रयोग जो है संकुचित और व्यापक, यानी कि बड़े लेवल पर और छोटे लेवल पर, दोनों ही लेवल पर किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार के तीनों अंग अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करते हैं। आइए जानते हैं सरकार और सरकार के स्तरों के बारे में। सरकार अनेक स्तरों पर कार्य करती है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है राष्ट्रीय स्तर, यानी कि नेशनल लेवल। तो राष्ट्रीय सरकार समस्त राष्ट्र के विषय में निर्णय लेती है, यानी राष्ट्रीय सरकार जो है, यानी नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, जो इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, वो समस्त राष्ट्र के विषय में निर्णय लेती है, यानी कि पूरे देश के बारे में निर्णय कौन लेगा, तो वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट लेगी। इसका निर्णय देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है। जब राष्ट्रीय सरकार कोई निर्णय लेती है तो इसका पालन सभी राज्य करते हैं। राजनयिक, वाणिज्य एवं अन्य कई निर्णय राष्ट्रीय स्तर की सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये पहला लेवल हमने पढ़ा, जो कि था नेशनल लेवल। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, राज्य स्तर। तो राज्य स्तर की सरकार राज्य से संबंधित कार्य को करती है। यह संबंधित राज्यों के लिए कानून का निर्माण, क्रियान्वयन आदि का कार्य करती है। वर्तमान समय में राज्य सरकार बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर कार्य करती है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम, ये नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम, वे सभी राज्य स्तर की गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद भारत के अंदर एक और लेवल की गवर्नमेंट है, जो कि है लोकल लेवल, यानी कि स्थानीय स्तर। स्थानीय सरकार संबंधित गांव, कस्बे या शहर के लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें स्थानीय स्तर के विकास कार्यों का निर्णय स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है, जैसे कि बच्चों के खेलने का पार्क या स्थानीय विवादों का निपटारा आदि। तो ये हमने पढ़ा सरकार और सरकार के 3 लेवल्स के बारे में, 3 स्तरों के बारे में, जो कि पहला था राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा लोकल लेवल। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो आइए सरकार के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सरकार का पहला प्रकार जो है वो है लोकतंत्र, जहां पर एक या कुछ लोग अथवा संपूर्ण लोगों द्वारा शासन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। ऐसा तंत्र जहां देश की शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है। वो शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। जनता की भागीदारी के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि लोकतंत्र को जनता की भागीदारी के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, कानून बनाती है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार है। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिक लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन कार्य में भाग लेते हैं। तो भारत के अंदर जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो जाकर के शासन कार्य को संभालते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में इसी प्रकार की सरकार पाई जाती है। उसके बाद है संवैधानिक राजसत्ता। इस तंत्र में राजा प्रमुख होता है, परंतु शासन निर्वाचित लोगों द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन। उसके बाद है राजसत्ता। इस तंत्र में सम्राट ही सर्वोपरि होता है। शासन का अधिकार पुत्र को
हस्तांतरित होता रहता है, जैसे कि प्राचीन मिस्र। उसके बाद है अभिजातीय वर्ग। इसमें कुछ उच्च वर्ग के लोग सत्ता चलाते हैं तथा शासन का अधिकार परिवार में ही हस्तांतरित होता रहता है, जैसे कि प्राचीन ग्रीस। तो अभी हमने पढ़ा सरकार के प्रकार के बारे में। तो भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सरकार है, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उनके प्रतिनिधि जो है शासन कार्य को संभालते हैं। ये तो था लोकतंत्र सरकार के बारे में। इसके बाद है सख्त शासकों का शासन। इसमें पहला है निरंकुश शासन। इसमें राजा को असीमित शक्तियां प्राप्त होती है, यानी कि अनलिमिटेड पावर्स होती हैं इनके पास। नाम से पता चल रहा है निरंकुश, जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके, ऐसा शासन, जहां पर राजा को असीमित शक्तियां प्राप्त होती है तथा कोई भी संवैधानिक नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हिप्पियास एथेंस का अंतिम तानाशाह शासक। तो निरंकुश शासन के अंदर क्या होता है, राजा के पास असीमित शक्तियां होती हैं। उसके बाद है तानाशाही शासन। इसमें एक व्यक्ति हिंसा पूर्वक सभी शक्तियों को हथिया लेता है और तब तक शासन करता है जब तक तख्ता पलट ना हो जाए या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में इस प्रकार के शासन व्यवस्था है, जैसे कि मिस्र। तो तानाशाही शासन के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति हिंसा पूर्वक सभी शक्तियां हथिया लेता है, यानी कि वहां पर तख्ता पलट कर दिया जाता है। उसके बाद है अधिनायकवादी शासन। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर सरकार नियंत्रण रखती है तथा उस पर निगाह रखती है, जैसे कि सोवियत संघ। उसके बाद है साम्यवाद। इसमें सभी प्रकार के व्यापार सरकारी नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि चीन। इसके बाद है सरकार की अनुपस्थिति। अराजकतावाद में सरकार की अनुपस्थिति होती है। इसमें सरकार को शोषण का साधन बताया जाता है। यहाँ स्वशासन पर बल दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर खुद से ही शासन करते हैं प्रत्येक व्यक्ति। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सरकार के प्रकार के बारे में। तो हमने जाना कि किस देश के अंदर किस प्रकार की सरकार है, सख्त सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है। तो लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक में भी किस प्रकार की सरकार है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सरकार है। इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं इसमें भी कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में क्या बताया गया है। जब जनता निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो इससे यह माना जाता है कि जनता स्वयं ही शासक है और विधि निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित है। इस प्रकार की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रपति सरकार और दूसरा है संसदीय सरकार। इन दोनों ही प्रकार के सरकार के निर्माण में जनता की भूमिका होती है। लोकतांत्रिक सरकार कानून के शासन पर आधारित होती है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कानून के शासन पर आधारित होती है। वहां पर कानून व्यवस्था होती है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कानून के शासन पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 भाग हैं, जिसके अंदर पहला है प्रतिभागिता, पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र में जनता को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसी कारण अब्राहम लिंकन ने कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित शासन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का संचालन करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। यानी कि जहां पर जनता खुद से सरकार चलाए वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां पर जनता वोट दे करके अपने किसी प्रतिनिधि को शासन के लिए भेजे तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद है विवादों का समाधान, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। लोकतंत्र में विवादों के समाधान का पर्याप्त प्रबंध किया गया है। भारतीय संविधान में विवादों के समाधान हेतु पर्याप्त उपबंध है। उच्चतम न्यायालय राज्यों तथा राज्यों के बीच, राज्य तथा केंद्र के बीच विवादों का समाधान करती है। यानी कि किसी 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उच्चतम न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का समाधान करेगी, या राज्य या केंद्र के बीच में किसी प्रकार का विवाद है तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है इसका समाधान करेगी। इसके साथ साथ जनता तथा जनता यानी कि जनता में ही हो जाए कोई विवाद, सरकार तथा जनता यानी सरकार और जनता के बीच में कोई विवाद हो जाए, इसका भी निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। संविधान में कार्यों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया है। संघीय सूची जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सूची जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और समवर्ती सूची जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद है समता, इक्वालिटीज। समता यानी संविधान में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि कोई भी राज्य भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता प्रदान करेगा और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद
14 के अंतर्गत कहा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। इन आर्टिकल्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, आप उस वीडियो को देख करके इन सभी आर्टिकल्स के बारे में समझ सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के अंतर्गत लिखा हुआ है। 14 जो है वो ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी एक समान है, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। और वहीं पे आर्टिकल 17 ये कहता है कि आपस में जो छुआछूत है वो खत्म हो जाएगा, कोई ऊंची जाति नीची जाति इस प्रकार का कुछ भी नहीं करेगा। और आर्टिकल नंबर 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है। उसके बाद देखिए क्या है, न्याय, जस्टिस। सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय देने में भेदभाव नहीं करेगी, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो या इत्यादि कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि सबसे ऊपर क्या है, कानून। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाया जाएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है हमारा समाप्त। हमने जाना सरकार के बारे में, कितने प्रकार की सरकार होती हैं, किस देश में किस प्रकार की सरकार है, भारत में किस प्रकार की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, किसे कहते हैं लोकतंत्र सरकार, और लोकतंत्र सरकार के 3 कौन से भाग हैं, जो कि पहला था प्रतिभागिता, विवादों का समाधान और समता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।